चलिए, आज शुरू से शुरू करेंगे। कुछ ऐसे चीज़ों को समझेंगे कि गोचर क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह से ये काम करता है, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। देखो, हर चीज़ जो हम लोग है ना, यहाँ पे गोचर हम कैसे देखते हैं, किस तरह मेन जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से हम उसमें चेक करते हैं, उसको समझेंगे। जैसे किसी का सपोज़ है कि मेष लग्न है, ये किसी का है मेष लग्न 1 नंबर, ठीक है? और राशि है मकर राशि, ठीक है? और सूर्य जो है वो अ यहाँ पर सिंह राशि में सूर्य बैठा हुआ है। तो जब भी गोचर को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं ना, तो हम लोग 3 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहला होता है लगन, दूसरा होता है चंद्रमा, जो मकर राशि मैंने यहाँ पे दिया मकर, यहाँ पर हम चंद्र लेते हैं, ठीक है? ये एक जस्ट उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। और तीसरा होता है सूर्य। क्यों देखते हैं ये 3 चीज़ें? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लग्न को क्या चाहिए? यानी लग्न आपका शरीर, ये शरीर जो बना है, इसकी ज़रूरतें क्या-क्या है, ठीक है? या स्थान, काल, पात्र के हिसाब से आप किस घर में पैदा हुए हैं, किस स्थान पे पैदा हुए हैं, ठीक है? और आपके जेनेटिक कोड में किस तरह के संस्कार भरे हुए हैं, ये आपका लग्न बताता है, ठीक है? अब सपोज़ कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैदा हुआ है किसी ऐसे घर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई या उसको वैल्यू नहीं करते, वो काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट बेटा जो है, जो बच्चा पैदा हुआ, बेटा या बेटी जो भी, वो उसके अंदर ना काम के अलावा उसके अंदर विद्या यानी कि थोड़ा एकेडमिकली वो बच्चा ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। जबकि बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो बहुत जो है अ, बिज़नेसमैन फैमिली से आया हुआ है। तो ये लोग जो बिज़नेसमैन जो होते हैं ना, आप देखेंगे नॉर्मली ये लोग क्लास 10-12 के बाद बच्चों को गद्दी में बिठाना, दुकान पे बिठाना, शॉप पे ले जाना, वो चालू कर देते हैं। उनको पता है कि व्यावहारिक ज्ञान वही है, वहीं से जो है बच्चा धंधा करना सीख लेगा। लेकिन कुछ-कुछ रेयरेस्ट केसेज़ में अच्छा मतलब बच्चा जो अच्छा एकेडमिकली बहुत अच्छा रैंक करता है, तो वहाँ से वो निकल के अपना बिज़नेस छोड़ के किसी दूसरे ट्रैक में चला जाता है। तो वो जो डिसीज़न होता है ना, वो 3 चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चे की जो शारीरिक अवस्था है, जो जेनेटिक कोड है, उसका डिमांड क्या है, वो लगन बताएगा। लगन से गोचर की स्थिति को हम लोग देखेंगे। दूसरा, बच्चा चाहता क्या है, उसके मन की अभिलाषा क्या है, मतलब मन क्या होता है? मन होता है आपका पैशन। जिसको करते हुए आप कभी थकते नहीं। ऐसा काम जिसमें आपको 24 घंटे लगा दें तो 24 घंटे आपका मन लगा रहेगा। किसी बच्चे को अगर खेलने के लिए बोल दो तो 24 घंटे वो खेलेगा, ठीक है? अगर किसी बच्चे को बोलो कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो तो वो 24 घंटे नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है खेलने का, ठीक है ना? उसी तरीके से हम समझते हैं कि चंद्रमा जो है वो आपके मन की स्थिति है और सूर्य जो है वो आत्मा है। आत्मा की भूख क्या है? मतलब आपका उद्देश्य क्या है इस जीवन में? इन 3 जो है ये है एपिसेंटर। इन 3 एपिसेंटर्स में से आपको पता चलेगा कि आपको एग्ज़ैक्टली स्टेप बाय स्टेप पता चलता है, ये हमेशा एक बार में नहीं पता चलता। इसलिए पता नहीं चलता, कुछ संस्कार होते हैं, कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उस वजह से ये ग्रहों के या लग्न या राशि या सूर्य लगन के हिसाब से हम पहचान पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक आता है।
प्लीज़ माइक ऑन करके बताइए। सर ज़ीरो से सीखना है सर, कुछ भी नहीं आता। सर 0 से मुझे सीखना आता है सर, वैदिक आता है, ज़ीरो से सब ही ठीक सीखना ठाक है। आता है। ओके, ओके, 1 मिनट। होल्ड, होल्ड है। देखो 0 से मैं अगर एक-एक ग्रह के बारे में थोड़ा-थोड़ा बता दूँ, कैसे क्या है, नहीं है। आप लोग जैसे जो लोग एडमिशन लेंगे उनको बाय उसमें ग्रुप के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट लिंक जाएगा, वो बुक लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुक में ना आपको इंट्रोडक्टरी जो पोज़ीशन है वो जानना बहुत ज़रूरी है, कि सूर्य का काम क्या है, चंद्र का काम क्या है या राशियों का क्या-क्या काम होता है, ठीक है? बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बताया हुआ है और क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं ना, तो हमारे पास एक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी सिस्टमैटिकली बताई जाएँ। तो डिस्कशन करने में ज़्यादा आसान होता है और ये विद्या ऐसी विद्या है जिसमें हमें ज़्यादातर डिस्कस ही करना होता है। मैक्सिमम डिस्कशन से ही चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। मेरी क्लास में सब कैमरा ऑफ करके क्यों बैठ जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है मैं ही ब्लैंक हूँ। मैं अकेला ही चमकता रहता हूँ और कोई है ही नहीं स्क्रीन में। फैन ही दिखा दो अगर नहीं शक्ल दिखानी है तो। सर किताब का नाम हमें भी बता दो। हाँ जी, ग्रुप में आ जाओ ना, दे देते हैं। वो ग्रुप में तो आ कॉपीराइट ही है। गए हैं। कॉपीराइट है वो इस तरह से नहीं बता सकते। आप जब तक कोर्स में जॉइन नहीं करेंगे उसमें हम नहीं बता सकते। अह, तो मेन जो है ये 3 एपिसेंटर्स होते हैं हमारे कुंडली के अंदर, ठीक है? तो तो हमें सर ये देखना होता है हाँ, ये जो सूर्य का हमें उसमें कैसे निकालेंगे कुंडली, इसका जैसे लगन की तो होती है, मून की भी होती है। हुँ। तो जैसे लगन से 6, 8, 12 में खराब फल होता है, उसी तरह सूर्य के 6, 8 खराब क 6, 8 भाव में कोई ग्रह रहे तो उसका भी जो है सूर्य के प्रति यानी उस व्यक्ति के आत्मा के प्रति वो गलत रिज़ल्ट देगा। जिसका भी हमें निकालना होता है, उसे हमें लग्न बना लेना होता है। फिर उसके हिसाब से जो नॉर्मल कुंडली में भाव को हम लोग देखते हैं, वो वाला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है बड़ा सिंपल, लेकिन पहले बेसिक ये पता होना चाहिए ना कि लगन भाव क्या है, दूसरा घर क्या है, तीसरा घर क्या है। तो मैं आज भी क्योंकि ये ओपन क्लास है, ठीक है? आज थोड़ा-सा मैं गोचर के बारे में ही बताऊँगा। बेसिक वाला जैसे एडमिशन और भी 4-5 लोग जुड़ जाते हैं, तो हम जब उसमें पेड वाला में चालू करेंगे, तो उसमें मैं बिल्कुल उससे पढ़ाऊँगा ग्रहों के हिसाब से, ग्रह राशि और भाव को लेकर फिर आगे ये करूँगा। तो आज मैं थोड़ा-सा गोचर को समझा देता हूँ कि क्या कैसे सर ये हमारा रिज़ल्ट तो देता ऑलरेडी पेड है ना, तो ये उसकी एक और क्लास के बाद शुरू होगा, पेड होगा ना। है। यस, यस, यस। थोड़ा डिटेल में हम वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है? तो लगन से एक लिस्ट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। ये देखो, ये एक लिस्ट है जिसमें जन्म लग्न से शुभ गोचर स्थान, ठीक है? लगन से सूर्य का फल मतलब जब भी लगन से सूर्य 3, 4, 6, 10, 11, 12 मतलब ये है भाव। लगन से तीसरे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा रिज़ल्ट देता है, चौथे भाव में, छठे भाव में, 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ। तीसरा भाव क्या होता है? पराक्रम का होता है, तीसरे भाव से गोचर जब भी सूर्य का होगा, व्यक्ति के अंदर पराक्रम की मात्रा बढ़ती है, यानी कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है। इस अवस्था में व्यक्ति जो भी काम करता है, उसमें बहुत सक्सेस मिलता है उसको। मतलब कहते हैं ना कि अपने विल पावर के वजह से व्यक्ति बहुत आगे तक पहुँच सकता है। चौथा घर क्योंकि सुख स्थान का है, वहाँ पर जब भी सूर्य का गोचर होगा, तो व्यक्ति के स्टेटस में बढ़ोतरी होती है।
फ़ेम मिलता है, नेम मिलता है या किस तरह का जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट अवार्ड या अपने सब्जेक्ट में अवार्ड मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग पहचानने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं, रुतबा बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है। 6th हाउस से सूर्य जब गोचर करता है तो व्यक्ति के अंदर एक कहते हैं ना सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात आती है और एक्शन टेकर बन जाते हैं लोग। जब भी आप नोटिस करेंगे, आप अपने अपनी-अपनी कुंडली में देख लो, जिसका जो भी है लगन अ, उनके छठे भाव से जब भी सूर्य का गोचर होगा, तो आप देखेंगे वो पर्टिकुलर 1 महीना जो है आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहेंगे, काम को सही तरीके से करेंगे, टाइम वेस्ट कम करेंगे। छठे घर में सूर्य टाइम वेस्ट कम करवाता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। 10वें घर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही मतलब ग्राउंड लेवल में जाके काम करते हैं लोग। ऐसे लोग घर पे नहीं बैठ सकते। आपके कुंडली में जब भी अभी देखो मकर में गोचर में सूर्य चल रहा है, तो जिन-जिन लोगों का मेष लग्न है, ठीक है? वो लोग आप देखेंगे अगर यहाँ पर कोई मेष लग्न वाला व्यक्ति है, तो देखेंगे ये जो महीना जो है, अभी जो चल रहा है, मकर राशि में सूर्य, ये 1 महीना व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करता है, ना चाहते हुए भी मतलब रेस्ट लेना चाहे तो भी रेस्ट लेने का टाइम नहीं रहता। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर वर्कलोड जो है बढ़ जाता है और जो है उस व्यक्ति के अंदर एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा वो फ्लो बढ़ता है। लेकिन कहीं न कहीं वर्क प्रेशर बढ़ता है और वो काम के वो चीज़ ना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने में मतलब करियर वाइज़ ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करता है। 11th हाउस में अगर सूर्य का गोचर हो रहा है तो कहीं न कहीं ये इनकम को बढ़ाएगा। सरकारी काम में तुरंत जिसको कहते हैं ना कोई काम अगर बहुत पुराना पेंडिंग पड़ा हुआ है और गोचर में सूर्य एकादश में है और सरकारी काम है तो वो जाएँगे उस टाइम पे तुरंत होगा। आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस टेबल पे जिस व्यक्ति को बैठना चाहिए वो वहीं बैठा रहेगा, आप अपना फ़ाइल लेके जाएँगे, आपका फ़ाइल फटाफट काम हो जाएगा, निपट जाएगा। इनकम भी देता है, कोई सरकारी इवेंट से पैसा देना, इसमें यहाँ भी जो है अवार्ड्स मिलने की संभावना होती है या एक कहते हैं ना सरकारी परियोजनाओं से धन का लाभ दिलाता है, एकादश भाव में सूर्य का गोचर। 12वें घर में सूर्य का गोचर जो होता है, ये क्या करता है, ये एक तरह से लाभ भी है, थोड़ा-सा इसमें हानि भी होता है। सूर्य के गोचर 12वें घर से होने से क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम के सिलसिले में उसको घूमना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? लेकिन इसमें 12वें घर से सूर्य गोचर एक चीज़ थोड़ा-सा गड़बड़ करता है यहाँ पे कि फ़ादर के हेल्थ को वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो उस 12वें के गोचर में इस फ़ादर के हेल्थ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ ऐसे लोगों को काम के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करना होता है। एक मतलब 1 महीना जो है व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अस्त-व्यस्त तरीके से रहता है, बट कहीं न कहीं वो फ़ायदा ही देने वाला होता है। उस गोचर में नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, नए ऑप्शंस बनते हैं, लोगों से जान-पहचान बढ़ती है, दूर-दूर के लोगों से जान-पहचान बढ़ती है और काम काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है। ठीक। इसी तरह चंद्रमा का जब तीसरे भाव से गोचर होता है, तो व्यक्ति के अंदर एक समझ जिसको कहते हैं ना कि अपने छोटे भाई-बहनों के साथ अच्छे अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन बनता है। इवन जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं या किसी से बातचीत नहीं हो रही है और सिर्फ़ बात की वजह से कोई काम अटका पड़ा हुआ है, तो वो काम करवा देता है। मतलब ड्यू वर्क को वो निपटाने में काफ़ी ज़्यादा तीसरे घर का चंद्रमा हेल्प करता है। किसी फीमेल के सहयोग से भी कई बार काम हो जाता है। 6th हाउस में चंद्रमा का गोचर रहे तो मामा पक्ष से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। शत्रु पक्ष से समझौता होने की संभावना बनती है, जब भी छठे घर में चंद्रमा लगन से गोचर करेगा, ठीक है? 10वें घर में चंद्रमा रहने से व्यक्ति अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव या वर्कहॉलिक टाइप हो जाता है। ये उस समय बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम करता है। तो चंद्रमा जहाँ भी होगा ना, जिस भी राशि में होगा, उस राशि से संबंधित चीज़ों में पैशन को इंक्रीज़ कर देता है बहुत ज़्यादा, पैशनेट बनाता है। तो 10वें घर में जैसे चंद्रमा का गोचर होता है, तो व्यक्ति काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ही पैशनेट हो जाता है और वर्कहॉलिक टाइप उस डेढ़ 2 वैसे सवा दिन का टाइम होता है, लेकिन सवा दिन में ही आप समझ लो कि एक राशि में जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है, तो उस सवा दिन में इंसान बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर में रहता है और कहीं न कहीं वो काम उसको भविष्य के लिए अच्छा ही फ़ायदा देता है। 11th में चंद्रमा का गोचर, वो धन लाभ देने में तो 100% स्पेशली कैश जब-जब आप लोग देखेंगे आपकी कुंडली में 11th हाउस से चंद्रमा का गोचर हो रहा होगा,
तो बड़े भाई से कोई न कोई किसी चीज़ वस्तु की प्राप्ति होने की स्थिति बनती है या लिक्विड कैश आपके पास कहीं न कहीं से आता है। अगर आप काम करते हैं तो कैश पेमेंट हो जाएगा या पुराना कोई पैसा अटका हुआ वो पेमेंट हो जाएगा, ये लाभ होता है। ठीक। मंगल का गोचर क्या होता है? मंगल जो है एक राशि में करीब 45 डेज़ तक रहता है, करीब-करीब 45 डेज़। तो उन 45 डेज़ में क्या-क्या इफ़ेक्ट्स देता है? लगन में तेज को बढ़ाता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, थोड़ा-सा गुस्सा बढ़ाएगा, बट कहीं न कहीं ऐसे लोग समय बर्बाद करना नहीं चाहेंगे, अपने काम पे फ़ोकस करेंगे। जो उनकी दैनिक दिनचर्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल बनाएँगे। सेम चीज़ थर्ड में भी, सेम चीज़ सिक्स्थ में भी। थर्ड में इसलिए थर्ड में ये पर्सनैलिटी को बहुत निखार देता है, ठीक है? पराक्रम बढ़ाता है, रुके हुए काम को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, नए डील्स को कंप्लीट करवाता है या नया डील मिला तो तुरंत उसको फाइनलाइज़ भी करवा देगा, थर्ड हाउस में मंगल का गोचर। आप देखेंगे ऐसे लोग ना कोई आइडिया आता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, वो ज़्यादा वेट नहीं करते क्योंकि मंगल जो है ना तुरंत एक्शन लेने वाला प्लैनेट है, ये ज़्यादा डिले नहीं करता। 6th हाउस में गोचर हो तो स्पेशली आपके विरोधी या कॉम्पिटिटर, ठीक है? आपके विरोधी या कॉम्पिटिटर्स जो है वो धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उनका जो अ, आपके काम को नुकसान पहुँचाना या स्कूल में क सपोज़ कोई बच्चा पढ़ रहा है और उस टाइम पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्कूल में ही कोई छोटा-मोटा क्विज़ कॉन्टेस्ट होता है, उसमें अगर छठे नंबर का गोचर छठे नंबर से मंगल का गोचर चल रहा होगा, तो वो बच्चा ना जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्विज़ कॉन्टेस्ट में जल्दी निकल जाता है वो। या जो लोग सरकारी नौकरी में है और गोचर का मंगल छठे से जा रहा हो या 10वें से जा रहा हो, तो बहुत जल्दी वो लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, ठीक है? ये तुरंत रिज़ल्ट देता है। मंगल का गोचर इतना फ़ास्ट रिज़ल्ट देता है स्पेशली इन भावों में 1, 3, 6 में। 10वें में अगेन एक्शन टेकिंग और वर्कहॉलिक और नए डील को फटाफट कंप्लीट करना या कोई नया काम आया तो इनिशिएशन मतलब शुरुआत करेंगे बहुत मतलब डायनामिक तरीके से, बहुत रैपिड फ़ास्ट, ठीक है? और कहीं न कहीं यहाँ पर ये जो है उनके करियर में एक बूस्ट अप भी आता है। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, नया काम मिलने की भी संभावना बनती है। 11 से मंगल का गोचर होता है, तो ये स्पेशली बड़े भाई से मतलब मेल, बड़ा भाई अगर है, तो बड़े भाई से स्पेशल जो है फ़ायदा करवाता है। कोई प्रॉपर्टी डील, प्रॉपर्टी का फ़ायदा, ठीक है? 11th से मंगल का गोचर होने पे अभी रिसेंटली मैंने एक व्यक्ति की कुंडली देखी थी, मतलब बड़े भाई ने छोटे भाई की कुंडली दिखाई थी। तो कुछ प्रॉपर्टी का डील ही फाइनल करना था। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो बड़ा भाई था वो कह रहा है कि क्या मैं अपने छोटे भाई को दूँ? एक डील है मेरे मेरे छोड़ना नहीं चाहता लेकिन वो मेरे पास दूसरे काम होने की वजह से मैं उसको डील नहीं कर पा रहा। मैं क्या छोटे भाई को दे सकता हूँ इससे क्रैक हो जाएगा? मैंने बिल्कुल दो, लेकिन ना करना पड़ेगा उसके नाम पे। बोला हाँ, कोई बात नहीं, घर में ही आ रहा है पैसा तो उसके नाम पे ही करवाते हैं। तो 11वें घर में छोटे भाई की कुंडली में 11वें घर से मंगल का गोचर हो रहा था। देगा, जैसे ही वो भाई का सपोर्ट मिलेगा, वो डील क्रैक भी हुआ, पैसा घर में भी आया और बहुत अच्छे से काम हो गया, ठीक है? तो स्पेशली ये बड़े भाई से बहुत अच्छे डील्स क्रैक करवाता है। वैसे धन के मामले में जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करवाएगा 11th हाउस का मंगल का गोचर। अब जाते हैं बुध में। बुध भी फर्स्ट हाउस में देखो बुध का एक बहुत विचित्र नेचर क्या है, बुध अगर अकेला है, अकेला गोचर कर रहा है, तब तो थोड़ा-सा वो अनकंट्रोल भी हो सकता है, बशर्ते उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि वगैरह ना हो तो। अदरवाइज़ बुध ना अकेला होना मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बेलगाम घोड़ा हो जाता है। तो लग्न में अकेला बद बुध हो जाए तो व्यक्ति क्या बोलता है कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। ये फिर किसी की सुनता नहीं है। लेकिन कहीं भी अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि हो, जैसे बृहस्पति की, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य के साथ युति बनाकर लगन से ही गोचर कर रहा हो, तो ये बहुत अच्छा होता है। तब क्या होता है ना, बुध का एक्चुअल जो टैलेंट है, यानी मैनेजमेंट, हर चीज़ को सजाना, सँवारना, सही तरीके से सिस्टमाइज़ तरीके से करना, ये मरकरी देता है बुध। तो जब लगन में गोचर है और किसी अच्छे प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, तो ऐसा व्यक्ति
प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करेगा, परफेक्टली काम को करेगा, उसके अंदर एक डिसिप्लिन वाली बात आ जाएगी। टाइम को मेंटेन करना, उसका हर काम का पेपर, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, हर चीज़ को बहुत सलीके से करना, कोई भी चीज़ इधर-उधर नहीं होती। तो क्या होता है ना, शुक्र के साथ जब भी बुध की दृष्टि वाली बात बात आती है तो परफेक्शनिस्ट बन जाता है। बृहस्पति आ जाए तो पैसे, पैसे का मैनेजमेंट अच्छा करेगा। बृहस्पति की दृष्टि या युति बने और अगर सूर्य के साथ युति दृष्टि बन जाए तो फिर ये नॉर्मल हर एक एस्पेक्ट्स में इसका प्रॉपर जिसको कहते हैं मैनेजमेंट वाली स्थिति बढ़ जाती है। तो लगन में गोचर करे तो व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स को एनहांस करता है। सेकंड हाउस से गोचर करे तो पैसों से संबंधित चीज़ों को अच्छे से मैनेज करता है। धन लाभ या इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आने की स्थिति बनती है। फोर्थ हाउस से अगर गोचर कर रहा हो बुध, तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ हाउस से गोचर करने पे उस व्यक्ति के टैलेंट की वजह से उसको नए काम मिल सकते हैं या उसका नेम न मतलब अचानक से उसको फेम भी मिल सकता है। बट चौथे घर से बुध का गोचर मदर की हेल्थ को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करने की एक बहुत बड़ी गुंजाइश रह जाती है क्योंकि उस टाइम पे मदर की हेल्थ में कुछ न कुछ अप्स एंड डाउन्स होगा। स्पेशली अगर चंद्रमा के साथ युति बन जाती है तो ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ अकेला रहे तो होता ही है। बाकी किसी दूसरे ग्रह के साथ रहे तो थोड़ा-सा कंट्रोल में रहेगा। 6th हाउस में बुध हो तो फिर ऐसे लोग अपने लाइफ में हर एक चीज़ को वो कहते हैं ना रूटीन बनाकर एक कहते हैं ना वो क्या हम लोग जैसे प्लान करते हैं ना दिन का पूरा शेड्यूल बनाते हैं कि इसके इतने बजे से इतना ये करना है, इतने बजे से इतना ये करना है। तो छठे का बुध ना वो शेड्यूल मेंटेन कराता है बहुत। ऐसे लोग बिना शेड्यूल के चल ही नहीं पाते। तो 6th हाउस में गोचर जब भी होगा तो आप देखेंगे खुद ही कि आपको ना ले यार बहुत सारा काम है 2 काम बन रहा है तो तीसरा काम मैं बन नहीं पा रहा है या भूल जा रहा हूँ या फिर समय किसी चीज़ में वेस्ट हो जा रहा है, वो काम नहीं हो पा रहा है। तो आप शेड्यूल में ना मेंटेन करना चालू कर देते हैं। 8वें घर का बुध जो है ना ये थोड़ा-सा गड़बड़ है। ये यहाँ पर इन्होंने शुभ लिखा है लेकिन यहाँ पर मिक्स रिज़ल्ट देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्या होता है 8वें घर का मरकरी देता है क्या? कि ऐसा व्यक्ति मिसकम्युनिकेट करता है। अदरवाइज़ ये अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग जो है पब्लिकली किसी के द्वारा इंसल्ट होते हैं या किसी से फालतू की बहस में मतलब लॉस होता है। अदरवाइज़ अष्टम का बुध जो है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे थोड़ा-सा ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। स्पेशली अगर कोई आर्टिस्ट है ना, तो उसके काम में बहुत डिटेलिंग होगी। सुपर्ब डिटेलिंग मतलब इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पे वो ध्यान देके छोटे-छोटे काम करेगा कि आप कहीं भी उसकी उसका वो नहीं निकाल सकते। ऐसे लोग ना चीज़ों को सिमेट्रिकली देख सकते हैं। कोई भी चीज़ जब वो ड्राइंग करते हैं या बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो कोडिंग ही कर क्यों ना कर रहे हों, वो ना सिमेट्रिकली चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं और उनकी जो भी चीज़ें बनती हैं, बनाते हैं, बहुत परफेक्शन में आती हैं। ठीक है? 10वें घर से बुध का गोचर हो, तो वही अपना व्यक्ति जो है वर्क प्लेस में सुपर माइंड वाला हो जाता है या ऐसा कह लो कि वर्क प्लेस में उसका उसका ऑफ़िस आप देखेंगे ना बहुत वेल मेंटेन रहेगा। जैसे मेरा ये डेस्क जो है ये थोड़ा-सा अनमेंटेन्ड है लेकिन कुछ अच्छे लोगों का जिनका 10th हाउस से बुध का गोचर होगा ना, वो अपना सबसे पहले टेबल साफ करेंगे क्लीन। यहाँ पे ये रहना चाहिए, यहाँ पे ये रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है। तो आप देखेंगे उस टाइम पे आप खुद भी देखेंगे जब भी 10वें से बुध का गोचर होना रहेगा, तो आप देखेंगे यार मेरा डेस्क तो पूरा मेस हो रखा है, इसको साफ करते हैं। आप खुद इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये वर्क अरेंज कराता है, वर्क प्लेस को अरेंज कराता है। ठीक है? तो ये एक प्रॉफिट है जब कुछ हर चीज़ अरेंजफुली चलेंगी तो आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएँगे। 11th हाउस में बुध का गोचर सीधा-सीधा ये फाइनेंस को देता है मतलब फाइनेंशियली कोई ना कोई ग्रोथ या हेल्प या इम्प्रूवमेंट देगा। किसी मित्र का सहयोग मिल जाएगा, किसी मतलब कज़न ब्रदर का कज़न सिस्टर या ब्रदर का सपोर्ट वैसे तो बुध जो है बहन, बुआ, बेटी होती है, बट कई बार हम देखते हैं कि बुध जो है मरकरी को हम छोटे बच्चे की तरह भी काउंट कर लेते हैं। तो किसी फीमेल या कज़न के द्वारा हेल्प करते हुए आपको मिलेगा पैसा या फिर जो भी काम आपने किया है उससे आपको प्रॉफ़िट मिलेगा या सैलरी बढ़ के मिलेगी इंसेंटिव के साथ। कुछ ना कुछ बुध जो है पैसे के मामले में एक इंक्रीमेंट देता है।
अब देखो बृहस्पति के मामले में ना 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 बहुत सारा ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया इसमें। सिर्फ़ 8 और 12 को छोड़कर, ठीक है? 3, 8, 12 को छोड़कर बाकी सब भाव में बृहस्पति लगन से लगभग-लगभग अच्छा रिज़ल्ट देता है। पहले भाव में बृहस्पति बैठे, ज्ञान को बढ़ाएगा, तेज को बढ़ाएगा, थोड़ा बॉडी वेट भी बढ़ाता है, बॉडी का एक्सपेंशन हो जाता है। इंसान का वज़न बढ़ता है, फैट बढ़ता है। सेकंड हाउस में सीधा-सीधा धन बढ़ता है। ऐसे लोग किसी को एडवाइस दे दें तो वो व्यक्ति अगर ऐसे लोगों की एडवाइस सुन लेते हैं तो तुरंत उनको फल मिलता है, ठीक है? ज्ञान देने में माहिर हो जाते हैं या स्पेशली क्या ना बृहस्पति अब सेकंड हाउस में गोचर करे ना, तो आप खुद देखेंगे अभी जिन-जिन लोगों का वृषभ लग्न है, बृहस्पति लगन से गोचर कर रहे हैं, ठीक है? ज्ञान को बढ़ाएँगे, फैट भी बढ़ाएँगे, बॉडी वेट भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे पता नहीं कहाँ-कहाँ से इनकम सोर्स अपने आप ही आ रहे हैं, ठीक है? पुराने-पुराने क्लाइंट जिनको बहुत 2-3 साल पहले काम कराया था, फिर उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो अचानक से फ़ोन करते हैं, एक दूसरा काम है। या कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से एक रेगुलर इनकम आना चालू हो जाएगा। बृहस्पति क्योंकि 1 साल तक किसी भी राशि में रहते हैं और अभी जो है 2030 तक बृहस्पति जो है सॉरी 2028 तक अ, अतिचारी रहेंगे, 30 में थोड़ा-सा हल्का-सा स्लो होंगे, फिर वापस 32 तक अतिचारी रहेंगे। तो अतिचारी का मतलब होता है कि बृहस्पति का जो नॉर्मल स्पीड होता है 1 साल का, वो करीब 10 महीने के आसपास का बन जाएगा। तो जब भी बृहस्पति अतिचारी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा हलचल होते हैं, मतलब बहुत बड़े-बड़े बदलाव होते हैं। जब भी ग बृहस्पति लगातार 6 राशियों में अतिचारी होते हैं, तो देखा गया है कि पृथ्वी के अंदर मतलब हमारे अर्थ में जो डिफरेंट जो हमारे देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनकी बाउंड्री एक्सपेंड होती है या छोटी होती है? या एक छोटा कंट्री बड़े कंट्री में मर्ज होता है या बड़े कंट्री से छोटा कंट्री निकल के अलग होता है, ठीक है? ये एक मांडेन ज्योतिष में आ जाता है। तो बेसिकली बृहस्पति का अतिचारी होना भी एक तरह से ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव, परिवर्तन ही संसार का नियम है, कोई भी चीज़ एक तरह से स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ये नोटिस करेंगे, जब से शुरुआत हुई है इसके अतिचारी होने की 2019-20 से चालू हो चुका है। तो कोरोना आया, कोरोना से पहले पहला जो बदलाव हुआ वो हुआ डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, ठीक है? मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ न्यू ऑयल। अब जो हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंड हो रही है। ऑयल के ऊपर जो कंट्रोल था वो धीरे-धीरे हट रहा है। अब सीधा-सीधा जो है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और आपके पास कितना ज़्यादा डेटा है, आपके पास जितना ज़्यादा डेटा है, आपके हाथ में उतना ज़्यादा कंट्रोल है। ठीक है? पहले क्या था, आपके पास जितना ज़्यादा तेल है, उतना ज़्यादा आपके हाथ में कंट्रोल है। तो आज के डेट में डेटा इन्फॉर्मेशन वाला जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बढ़ रहा है और बृहस्पति के इस परिवर्तन की वजह से आने वाले 50 साल तक अभी लगभग ये समझ के चलिए कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल और अभी जो है उसी के ऊपर सब कुछ चलेगा। दूसरे के बाद आते हैं चौथे घर में। चौथा घर क्या होता है? केंद्र स्थान होता है। तो केंद्र स्थान में चौथे घर में बृहस्पति का गोचर हो, तो इसमें क्या होता है? मदर के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती है। अ, आप देखेंगे आपका घर बनाना है या घर बनाने का सोच रहे थे, लोन नहीं मिल रहा था, तो जैसे बृहस्पति चौथे में गोचर करेंगे तो आपको होम लोन जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, घर आपका अपने नाम पे हो जाएगा, ठीक है? कोई ना कोई अगर घर है तो रेनोवेशन का काम, बेटर बनाने का काम, ये देता है बृहस्पति, ठीक है? 5वें घर से बृहस्पति का गोचर हो, तो संतान प्राप्ति में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ऑलरेडी बच्चा है और ग्रो मतलब गोचर में बृहस्पति जा रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा-सा ना बच्चे की हेल्थ को लेकर परेशान हो सकते हैं। अगर बृहस्पति अष्टमेश होकर पंचम भाव से जा रहा है तो फिर वो थोड़ा मेंटल एंग्ज़ायटी देगा। अदरवाइज़ बृहस्पति पंचम भाव में ज्ञान, बुद्धि और विद्या मतलब अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो उसमें भी हेल्प करता है। मतलब आपको कोई ना कोई नया स्किल सिखाने में भी बृहस्पति 5वें से अगर गोचर कर रहा है तो अच्छा रिज़ल्ट देगा। बच्चे अगर बड़े हैं, तो उनकी तरफ से आपको अच्छे न्यूज़ सुनने को मिलेंगे, जैसे उनका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बढ़ गया या उनको जॉब लग गई या कुछ भी अच्छा मतलब मांगलिक कार्य जो है बच्चों के लिए या बच्चों की शादी वाली उम्र हो गई, तो बच्चों की शादी होने की संभावना बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा।
बृहस्पति का गोचर पंचम भाव से रहे तो। छठे घर से बृहस्पति का गोचर वैसे तो ठीक है, लेकिन दिक्कत सिर्फ़ पैदा करता है घर में अगर कोई बड़े-बुज़ुर्ग हैं तो उनके हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम करता है। जैसे दादा-दादी हो गए, वो ज़िंदा हैं, तो जैसे बृहस्पति का गोचर छठे घर से जाएगा, तो देखेंगे घर में जो वयस्क लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ ये काम की जगह पर भी लगभग ठीक-ठाक देता है इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर भी अगर आप अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से प्रमोशन मिलने की संभावना बन जाती है, ठीक है? 7वें घर से बृहस्पति का गोचर थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन थोड़ा-सा मतलब क्योंकि लगन की ओर दृष्टि जाती है, सप्तम दृष्टि, एकादश में और तीसरे घर में दृष्टि भी पड़ती है, तो इस वजह से वो अलग फ़ायदा दे देता है। बट 7वें घर से बृहस्पति का गोचर हो, तो आपको अपने पार्टनर को ज़्यादा अटेंशन देना होता है। अगर आप अटेंशन नहीं देते हैं, फिर पार्टनर से विवाद होता है, चाहे वो लाइफ़ पार्टनर हो, चाहे वो अ, बिज़नेस पार्टनर हो, ठीक है? अब जाते हैं 9th हाउस। 9th हाउस में बृहस्पति का गोचर क्या देगा? 9th हाउस में बृहस्पति का गोचर आपको आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, आपको धन-परायण बनाएगा। पिता के प्रति और भी ज़्यादा आपका जो है मान-सम्मान बढ़ेगा, ठीक है? पिता का आशीर्वाद प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, 7वें घर से बृहस्पति का गोचर हो, तो विवाह होने की भी संभावना बहुत प्रबल होती है, बहुत ज़्यादा प्रबल, ठीक है? 7वें घर से अगर बृहस्पति जा रहे हों, तो जो जो लोग विवाह के बंधन में नहीं बंधे और देख रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं, अरेंज मैरिज या लव मैरिज का भी है, तो शादी करने का परफेक्ट टाइम हो जाता है। उस टाइम में गोचर में भी अगर सप्तमेश, द्वितीयेश या एकादशेश की दशा चल रही है और गोचर में बृहस्पति 7वें घर से गोचर कर रहा हो, तो 100% विवाह होने की संभावना बन जाती है। 9th हाउस में ग्रोथ देता है, हायर एजुकेशन अगर करना है और बृहस्पति का गोचर 9वें घर से हो रहा है, तो हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं या जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई लेने के लिए या अपने जो भी है स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। 10th हाउस में बृहस्पति आदमी को व्यस्त बनाता है, थोड़ा-सा मेंटल एंग्ज़ायटी देता है, मतलब कई बार ओवर हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति जो है 10वें घर में थोड़ा-सा ना अ, ऐसा कह लीजिए कि स्थान बल उसका कम हो जाता है। तो जिस वजह से काम आपके पास भरपूर रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं आप जो है काम को पूरा नहीं कर पाएँगे। शरीर में वो स्टैमिना या वो अ, पावर नहीं रहता, थोड़ा इंसान लेथार्जिक हो जाता है। लेकिन वही अगर शनि का साथ है या मंगल के साथ है, तो फिर वो लेथार्जिकपन नहीं रहेगा, वो फिर आगे बढ़ने में, आगे काम करने में हेल्प करेगा। एकादश भाव में बृहस्पति वैसे ही कारक तत्व है, तो 11वें के घर में तो ख़ैर बृहस्पति अच्छा रिज़ल्ट देता ही है। स्पेशली बड़े भाई से फ़ायदा करवाएगा, मंगल जैसे फ़ायदा कराता है, बृहस्पति भी सेम फ़ायदा करवाता है। बृहस्पति थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा कराता है, मंगल से ज़्यादा फ़ायदा कराता है। मोरली भी और फाइनेंशियली भी। मंगल रहने से क्या होता है कि फाइनेंशियली ज़्यादा देगा, मोरली तो इतना नहीं, चलो क्योंकि बड़े भाई को खुद का ही फ़ायदा दिख रहा होगा। लेकिन बृहस्पति अगर रहे तो वो ना ऐसे लोगों को दिखेगा अपना अपने बड़े भाई से कोई ना कोई मॉरल सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, कहीं न कहीं से बहुत अच्छा एक कंडीशन बनता है वो। अगर बड़ा भाई नहीं है, तो धन लाभ, संतान लाभ होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इवन मैं बोलूँगा कि पत्नी लाभ भी करवाता है क्योंकि एकादश भाव जो है, वो लाभ स्थान से बृहस्पति की नवम दृष्टि 7वें घर में पड़ती है, तो विवाह भी करवा देता है। शुक्र को जानिए शुक्र क्या है? शुक्र हमारा धन है ना? तो लगन के ऊपर से शुक्र का गोचर, चाहे वो आपका एंटी प्लैनेट ही क्यों ना हो, ठीक है? एंटी प्लैनेट मतलब मीन लग्न वालों के लिए और धनु लग्न वालों के लिए शुक्र जो है वो एंटी है। लेकिन लगन से शुक्र का गोचर व्यक्ति को अपने आप को बेटर बनाने में ज़्यादा फ़ोकस हो जाता है और होना भी चाहिए। सपोज़ अगर मेल है, आप लोगों की कुंडली में जब भी शुक्र का गोचर होगा तो आपको लगेगा यार सैलून जाते हैं, थोड़ा चिकना-चुकना होते हैं, थोड़ा-सा फेशियल करवाते हैं, अच्छा दिखना चाहिए। आपको ये अंदर से आएगा ही, 100% आएगा। मुझे आता है, कई बार हो चुका है मेरे साथ। लगन से गोचर, 7th हाउस से गोचर,
शुक्र का ये जो है आपको अपने आप को बेटर बनाने में हमेशा लगा रहता है कि आपका अपीयरेंस बाहर से कैसा है, वो अच्छा होना चाहिए। दूसरे लोग जब आपको देखें तो उसका इंप्रेशन अच्छे से पड़ना चाहिए। ये शुक्र देता है लगन में बैठे हुए। तो कहीं न कहीं एक तरह से हेल्पफुल है कि हमारे लाइफ में थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करने के लिए हम चीज़ें करते हैं। सेकंड हाउस में रहे तो 100% धन का आगमन होगा ही होगा और कैसा धन? जो बल्क डील कराए। जैसे आप लोग यहाँ ऑलमोस्ट सभी अकल्ट वाले हैं। तो बृहस्पति का दूसरे घर से, बुध का दूसरे घर से गोचर क्या था? पैसे देता है। मतलब आपका रेगुलर कस्टमर आया या कोई ऐसा काम हो गया जो छोटा-मोटा काम रेगुलर कस्टमर जैसे 500 वाला, 1100 वाला कस्टमर आया, आपका चलता रहेगा, वो देगा। बुध और बृहस्पति दोनों सेकंड हाउस में देंगे। लेकिन शुक्र क्या देगा? पहले आप देखना नोटिस करना मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। पहले आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हाँ जी, मैं ना अपनी कुंडली दिखाना चाहता हूँ। तो आप बोले, हाँ, मेरे ₹1100 फीस है, आप पे कर दीजिए, कुंडली देखकर आपको बताता हूँ। आ गया, कुंडली आपने बताई, अरे वाह! अच्छा अच्छा मुझे ना मेरे घर में मेरी मेरी वाइफ़ का और मेरे बेटे का भी करवाना है। तभी का तभी 1100 और पेमेंट हो गया। तो किया, तो आपने देखा जब कुंडली तीनों की देखी, तो लिखा कि यार इनकी कुंडली से तो लग रहा है घर में वास्तु दोष है। क्योंकि कुछ न कुछ ये परेशानी बोलेंगे जबकि कुंडली में ऐसा कोई योग ही नहीं बन पा रहा है या दशाएँ नहीं दशाएँ अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो वास्तु दोष है। तो आप बोलोगे ना आपकी कुंडली तीनों की कुंडली अच्छी है मुझे आपका एक बार वास्तु चेक कराना है। तो वास्तु वाला काम आ जाएगा। मतलब एक ही डील से 3 अलग-अलग डील क्रैक होना। यानी एक ही व्यक्ति आपको इतना बिज़नेस दे देगा मतलब आपने तो सोचा था 1100 आएँगे, लेकिन वो बढ़ते-बढ़ते 10,000 तक चला गया। इस तरह शुक्र देता है। तो शुक्र का सेकंड हाउस में गोचर अच्छा धन देगा, मतलब मोटा पैसा, ठीक है? थर्ड हाउस में गोचर रहे, तो ये आपके लिंक को बढ़ाता है। किस तरह के लिंक को बढ़ाता है? आप जिस स्टेटस में हैं, आपका स्टेटस सपोज़ महीने का 1 लाख रुपए कमाने का। लेकिन जैसे ही शुक्र थर्ड हाउस में गोचर करेगा, आप देखेंगे किसी कॉन्फ्रेंस में जाएँगे या किसी ऐसी जगह पर शादी वगैरह में किसी इवेंट में गए, तो वहाँ पर किसी एक ऐसे इंसान से बातचीत होनी शुरू हुई, जान-पहचान हुई कि वो आपसे एक लेवल ज़्यादा है, मतलब वो ढाई 3 लाख रुपए महीना कमाता है। तो उससे दोस्ती-यारी होगी और आप उससे जानेंगे कि ये ढाई 3 लाख रुपए का फ़ॉर्मूला क्या है या 5 लाख रुपए का फ़ॉर्मूला क्या है, कैसे मैं भी महीने का 5 लाख कमा सकता हूँ। तो ये ना इस तरीके के लोगों से तो आपको जुड़ाव कर देगा। आपसे बेटर जो स्टेटस वाले लोग हैं, उनके साथ कनेक्शन करवाएगा। चौथे घर में गोचर ऑब्वियसली नेम, फेम, पैसा ये हर तरह से ज़बरदस्त पैसा देता है। मदर के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करेगा बट एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो भी फैन फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथ आप किसी भी तरह से बदतमीज़ी नहीं करेंगे। क्यों कई बार होता है ना फैन फॉलोअर्स वो मतलब की वजह से कोई गलत कमेंट करता है, तो आप फिर उसको गलत ही आंसर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सोशल मीडिया में भी अगर आपका बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और किसी ने अगर गलत कमेंट कर दिया, तो उसको या तो कमेंट ही मत करो या तो कमेंट डिलीट करो। आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर गलती से आपने रिएक्ट कर दिया, तो वो बैकफायर होगा, ठीक है? 5th हाउस में शुक्र वैसे तो 5th हाउस में शुक्र व्यक्ति को कला प्रेमी बनाता है, टैलेंटेड बनाता है, बट ऐसे 5th हाउस ना इवेंट्स का भी है। तो शुक्र का गोचर जब भी जाएगा ना, तो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी सिंगर, सेलिब्रिटी जो होते हैं या फिर नॉर्मल फ़िल्म वाले सेलिब्रिटी का कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, वहाँ का टिकट मिल जाएगा। आप वो इवेंट एन्जॉय करने के लिए जाओगे। वैसे तो मैंने देखा है अपने पर्सनल लाइफ़ में शुक्र का गोचर जब भी 5th हाउस से जा होता है, तो मुझे सिंगर्स के टिकट आते हैं। मतलब सिंगर कोई सेलिब्रिटी सिंगर है, उनका कोई प्रोग्राम होने वाला है घर के आस-पास और वो जो है वहाँ का टिकट मेरे पास अपने आप कोई ना कोई किसी ने फ़ोन कर दिया, "दादा चलोगे क्या?" बोले, "कौन आ रहा है?" "ये आ रहा है।" "चलो।" चल पड़े। तो ये देता है, आपको ऐसे इवेंट्स में इन्वॉल्व करा देता है। या फिर जैसे हमारे सोसाइटी में ही एक कुछ कल्चरल प्रोग्राम है बच्चों का, उसमें इन्वॉल्व करवा दिया। स्टेज बनाना, ये बनाना मतलब कुछ भी ना कला और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। 8th हाउस में शुक्र जाए तो यहाँ पर एक चीज़ से यहाँ डर ज़्यादा पैदा होता है कि उस टाइम पे 8th हाउस से गोचर से अगर फीमेल की कुंडली है, शुक्र अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, तो कोई न कोई हार्मोनल इम्बैलेंस देता है।
यूटीआई होने की संभावना रहती है। अगर पाप ग्रह रहे तो वो फिर मेजर इश्यू बन सकता है। अगर अकेला शुक्र है तो थोड़ा बहुत होगा, तो आप मेडिसिन खाएँगे तो ठीक हो जाएगा। शुक्र अष्टम से गोचर करे तो आपके इंट्यूशन को बहुत हाई करता है और बहुत अलग एंगल के चीज़ों को दिखाता है, जो शायद आपके दिमाग का पैरामीटर उसको पहले तो समझ में ही ना पाए। फिर समझने के बाद उसको फिर मंथन करे और मंथन करे तो कुछ और निकल के आए। शुक्र जो है ना, अष्टम का शुक्र क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों को राजाओं से पहले शुरुआती टाइम मतलब राजा महाराजा के टाइम पे राजाओं से अवार्ड मिला करता था, ठीक है? इनाम देते थे लो राजा के पास कुछ भी ऐसा काम कर दिया, तो भैया इनको जो है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। शुक्र अष्टम में किसी का गोचर कर रहा हो तो ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट होता है, स्पेशली स्पेशली भृगु नंदी नाड़ी, भृगु ज्योतिष, इसको सीखने का बहुत मन करता है और कहीं न कहीं आपके मोबाइल के अंदर, यूट्यूब के अंदर आपको ऐसे ही वीडियोज़ ज़्यादा पॉपअप होते हुए दिखेंगे, ठीक है? शुक्र का 9th हाउस में गोचर, ये कैसा फल देगा? ये आपको अपने धर्म के प्रति, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, उसके प्रति बहुत अच्छी समझ देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। शुक्र वैसे वो एंटी प्लैनेट है, 9th हाउस एंटी प्लेस है, लेकिन क्योंकि शुक्र अपने आप में एक सौम्य ग्रह है और वो सॉफ्ट चीज़ों को ये करता है, लेकिन वो कभी भी धर्म को असम्मान नहीं करता। वो भले ही धर्म के नियमों को तोड़कर या उसको रीअरेंज करके यूज़ करता है, ठीक है? लेकिन कभी भी वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वो कहीं न कहीं एक तरह समझ लो कि अगर आपको कहीं जाकर किसी मंदिर में पूजा करनी है, शुक्र का गोचर है, तो ना आप हाथ में एक फल, एक प्रसाद और फूल और ये सब कुछ लेके जाएँगे आप मंदिर के अंदर। तो मंदिर में आके जाके ना आप देखो कि किसी पहले ही किसी और ने ना वो बहुत अच्छे से थाली सजा के रखी है। मतलब आप जो लेके आए हैं, वो अपने हिसाब से ठीक लेके आए हैं, लेकिन पहले से ही आपको दिखेगा ना मंदिर के अंदर बहुत सुंदर सजावट है और खाने वाली जगह जो है वो बहुत सुंदर सजाया हुआ है। तो आप जो-जो लेके जाएँगे, वो उस पात्र में डाल दिया जाएगा। तो आपका भी कंट्रीब्यूशन उस सजावट में हो जाता है, ठीक है? शुक्र का इसके बाद एकादश भाव, तो 11th हाउस में अगर कुंभ राशि का हो शुक्र, तो छप्पर फाड़ के देता है पैसा। स्पेशली अगर शतभिषा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र का शुक्र हो, तो छप्पर फाड़ के देता है जब गोचर में जाए और साथ में शुक्र की दशा भी चले। तो पैसा कैसे कैसे आएगा आप मतलब स्पेशली जो लोग बिज़नेस में डील करते हैं, जॉब वालों के लिए तो मैं बहुत नहीं बोल सकता। हाँ, जॉब वालों को एक ये हो सकता है फ़ायदा होता है क्या है, बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी या फिर बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलने की संभावना रहेगी या फिर सैलरी इंप्रूवमेंट होने की स्थिति बनाता है। अब आते हैं शनि। शनि का गोचर लगन से 1, 3, 4, 6, 10 1 मिनट रुको कोई परेशान कर रहा है फ़ोन में। शनि का लगन में गोचर। आप लोग सब हैं ना? हाँ, हूँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा, मुझे तो स्क्रीन में कोई दिख नहीं रहा। जी सर, जी। बिल्कुल, आनंद ले रहे एकदम हैं। सर मैं तो आनंद ले रहे हैं। मैं कोई कुछ बोल नहीं रहा, मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ चले गए सब के सब। नहीं, मैं तो जो अभी तक सीखा है ना उसको इतना सही बिठा रही हूँ कि मैं इसलिए इसमें बोलने योग्य नहीं, ग्रहण ही करने योग्य है। बट येस, द इनिशियल जर्नी ऑफ बेसिक एस्ट्रोलॉजी होनी चाहिए, नहीं तो ओवरहेड जा रहा होगा कुछ लोगों के, ऐसा हो सकता है बिकॉज़ हुँ, हुँ। थोड़े 6 महीने की मेरी अपनी माथापच्ची है, तो इसलिए कुछ ये अंदाज़ा मुझे लग रहा है।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच, वेरी ठीक। वेरी गुड हाँ, इन्फॉर्मेशन। सर मुझे शनि कुछ में शनि को पूछना कंप्लीट है, कर देते इसलिए मुझे उससे पहले समझ नहीं आएगा एक्चुअली ये लगन में गोचर क्या होता है सर? ये थोड़ा सा गोचर हैं। थोड़ा गोचर क्या होता टेक्निकल। है? गोचर इज़ हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांज़िट, क्रॉस करना, ठीक है? गोचर को शुद्ध हिंदी बोलते हैं और हिन इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांज़िट मतलब कोई भी प्लैनेट किसी राशि के ऊपर से गुज़र रहा है। गुज़रना कहते हैं ना, तो क्योंकि हर हमेशा प्लैनेट्स तो मूवमेंट में रहते हैं ना। तो जब एक होता है हमारी दशाएँ, दशाओं के हिसाब से हम कुंडली देखते हैं, कुंडली के दशा को बता देते हैं। लेकिन दशा में भी कौन-सा ग्रह क्या रिज़ल्ट देगा, वो बताएगा एग्ज़ैक्टली जिस टाइम पे सवाल पूछा जाता है, उस टाइम पे ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं, ठीक है? उससे रिज़ल्ट आता है, ठीक है? सर तो ये जुपिटर का 8th हाउस में शुभ नहीं होता? जुपिटर 8th हाउस में हाँ, इसमें मतलब 7 के बाद सीधे 9th लिखा है। नहीं, नहीं, ये लगन से 8th हाउस में थोड़ा-सा वो होता है, लेकिन चंद्रमा से 8th हाउस में अच्छा रिज़ल्ट देता है। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे अगर रिज़ल्ट पढ़ेंगे। सर लेकिन क्या-क्या? ऐसा नहीं मतलब जुपिटर ज्ञान है ऑकल्ट के लिए तो फिर अच्छा होना चाहिए ना? हाँ, ऑकल्ट के लिए अच्छा होगा लेकिन हेल्थ इश्यू देगा ना वहाँ पे गुज़रने से। ऑकल्ट के लिए सर तो ये 100% गोचर हम अच्छा। लग्न चार्ट से ही देखेंगे ना, D1 से देखेंगे ना? हाँ, D1 से भी देखेंगे और D1 में ही एक्चुअली देखेंगे गोचर ज़्यादा और जिसमें तीनों एंगल यूज़ करेंगे, लगन से गोचर, चंद्र से गोचर और सूर्य से गोचर। तो इससे सर कुछ परिणाम मतलब अलग रहते हैं या कैसे? अलग नहीं, जैसे कि ना जैसे प्रेडिक्शन करने में आपको ज़्यादा ईज़ी होता है। आप एक्यूरेसी में जाते हैं, बहुत पिन पॉइंट कर सकते हैं। ओके। हाँ, तीनों को जब मिक्स करेंगे ना देखो मिक्सिंग इज़ एवरीथिंग नॉलेज तो सब ठीक है, लेकिन आप मिक्स करके कैसे बोलते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सर एक डाउट मैं पूछ सकती हूँ अभी? हाँ, पूछ लो। सर जैसे कि अभी आप जितने भी ट्रांजिट्स बता रहे हैं, ये हमें चंद्र कुंडली से देखनी चाहिए या फिर नहीं लगन? हाँ, चंद्र कुंडली से भी देखेंगे सूर्य कुंडली से भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो लगन कुंडली से। लगन से, ठीक है हाँ सर। जी। हुँ। और सर एक और क्वेश्चन कि अगर जैसे कि आप जो ये ट्रांजिट बता रहे हो कि वो सेम ही है जैसे हम लगन से देखते हैं कि इस मतलब अगर ये प्लैनेट इस हाउस में उसकी प्रेडिक्शन? अ, वहाँ पर तो देखो ऐसा होता है ना, वहाँ पर हम थोड़ा-सा चीज़ों को नक्षत्र या राशि के साथ भी जोड़ते हैं, है ना? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर भाव के हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्टली जोड़ रहे हैं। कुछ-कुछ रिज़ल्ट अच्छा, वो भी देखने को मिलेगा, कुछ-कुछ रिज़ल्ट जैसे मैं बता रहा हूँ वो भी देखने को मिलेगा। क्या होता है ना गोचर में इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा ईज़ी होता है और एक्यूरेसी आता है, ठीक है सर, मतलब थोड़ा-सा अलग रहता है। थोड़ा-सा अलग रहता है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट जो है शनि, सैटर्न। शनि लगन से गोचर करे, व्यक्ति के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा देता है, बट कहीं न कहीं इंसान व्यस्त हो जाता है, वो खाली सर नहीं बैठता। जस्ट इंटरप्शन, जब आपने सूर्य बताया था तो हाँ, आपने लग्न पे भी गोचर बताया था, बट वो शुभ गोचर नहीं है, शुभ ही होगा ना? इसमें तालिका में नहीं है। मैं तालिका में जस्ट नहीं है, शुभ होता है लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या होती है ना, लगन से जब भी सूर्य गोचर होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है। मे बी एरोगेंट भी हो जाता है वैसे, अगर अगर काइंड ऑफ ताल इगोइस्टिक एंड एरोगेंट, यस, इगोइस्टिक एंड यूँ कह एरोगेंट। सकते हैं ना, उसके नेगेटिव कारक ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं क्योंकि वो हाँ, मंगल की भूमि है, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, तो हाँ। इसलिए आपने उसको शुभ गोचर की तालिका में नहीं रखा। ठीक है, ठीक मंगल है। कैसा है ना देखो सूर्य जो है वो ज़्यादा वो इज़्ज़त पे ले लेता है बात। लेकिन मंगल जो है ना वो चुपचाप सुन लेगा, बदला लेगा सीधा, लगन से गोचर में देख। है तो दोनों गर्म प्लैनेट लेकिन सूर्य लगन से होता है तो ईगो को बढ़ाता है। थोड़ा ज़्यादा ना इंसान कहता है अरे उसने ऐसा कैसा बोल दिया, जानता नहीं मेरे को मैं कौन हूँ? मैं दिखा दूँगा तो वो वाला हिसाब हो जाता है, तो उससे गलत होता है। इनको दिमाग ठंडा रखना चाहिए, उससे गलत डिसीज़न आ जाता है। तो शनि लगन से गोचर कर रहा हो किसी के भी जैसे अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका अभी कुंभ लग्न है, तो कुंभ से गोचर अभी खत्म होने वाला है, जैसे मीन में जाएगा। तो जैसे ही मीन में जाएगा जितने भी मीन लग्न वाले लोग हैं आप देखेंगे, वो लोग ज़्यादा कैलकुलेटिव, ज़्यादा शांत और बहुत धीमे तरीके से सोचेंगे। पहले उनके अंदर हड़बड़ी हुआ करती थी, बहुत जल्दी-जल्दी करना है, लेकिन जैसे ही शनि का गोचर आएगा, वो तुरंत डिसीज़न नहीं लेंगे, थोड़ा सोच समझ के लेंगे, ठहर के लेंगे। शनि लगन से गोचर करे तो ठहराव देता है, लेकिन गलती से अगर इंसान का नेचर ही आलसी है, वो बचपन से ही आलसी है और अभी तक आलसी ही है,
तो शनि का गोचर वहाँ पे दिक्कत करेगा। वो इंसान को और भी ज़्यादा आलसी और बीमारी का घर बनाता है। लेकिन अगर इंसान फिट है, एक्टिव है, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करता है, एक्सरसाइज़ करता है, प्रॉपर डाइट लेता है, सोता टाइम से है, मतलब लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, तो फिर शनि का गोचर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव लाता है और काम करने का तरीका और डिटेल में धीमा और सही हो जाता है। भले ही एक्सपेक्टेशन ऐसे लोग जो है मतलब बाहर के लोग ऐसे लोगों से थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं कि दूसरे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी उछलना है, ऐसा नहीं। शनि जब लगन से गोचर करे, तो व्यक्ति को शांत बनाता है, स्थिरता देता है और हर चीज़ को अ, बारीकी से धीमे-धीमे करने का प्रोसेस बताता है। शनि का तीसरे घर से गोचर रहेगा, तो ये नॉर्मली क्या करेगा, जो हायर अथॉरिटी वाले लोग हैं, वैसे सूर्य भी हायर अथॉरिटी देता है, लेकिन शनि जो है ना, किस तरह का हायर अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि किसी भी पार्टी का अध्यक्ष, ठीक है? या जज, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करवाता है। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो आपको किसी न किसी थ्रू से ना डायरेक्टली जज से बात करने का मौका मिल जाता है, थर्ड हाउस में शनि रहा है। या आप ऐसे फील्ड से हैं जैसे राजनीति हो गया या स्वयंसेवी संस्थान हो गया या कुछ भी ऐसा, जहाँ पर आप पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो आपके कॉन्टैक्ट्स ऐसे लोगों से बनेंगे, जहाँ से आपको अथॉरिटी जल्दी-जल्दी मिले और काम आपका फटाफट निपटता जाए, ठीक है? चौथे घर से शनि जो है, वो बड़ा घर देता है, ठीक है? चौथे घर से शनि अगर गोचर कर रहा होगा, तो बड़ा घर देगा और कहीं न कहीं समझ लो कि पेंडिंग अगर पड़ा हुआ है, आपने फ्लैट वाले को, प्रमोटर को पैसे दे दिए हैं, लेकिन अभी तक पोज़ेशन नहीं मिल रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो शनि का गोचर अगर तुरंत होगा, किसी का चौथे घर में जैसे मीन राशि है, तो किसी का अगर धनु लग्न है और अभी जैसे ही शनि गोचर करके एंटर करेंगे, क्योंकि अभी का सिचुएशन ऐसा है कि शनि जो है राहु को क्रॉस करने वाला है, तो शनि राहु का जब भी ट्रांज़िट होता है, तो थोड़ा-सा लोचा होता है। तो स्पेशली धनु वाले जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी प्रमोटर को पैसा दे रखा है, तो घर मिलने से ठीक पहले-पहले कुछ न किसी चीज़ को लेकर लोचा होगा, उसके बाद जाके घर मिलेगा, ठीक है? तो ये ट्रांज़िट का ये बड़ा मज़ेदार इफ़ेक्ट है, जब कोई भी चीज़ किसी के ऊपर से जाती है, तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है, तो आप एक्यूरेसी के साथ बोल सकते हो, यार भैया घर तो लेने जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लोचा होगा क्योंकि राहु जो है, शनि को क्रॉस कर रहा है, ठीक है? तो चौथे घर में घर दिलाता है, अच्छा घर, वही बड़ा घर दिलाने में बहुत वो करता है, या किसी का अगर छोटा घर है, तो वो कहता है यार 2 बीएचके में रह लिए बहुत, अब हमें 4 बीएचके चाहिए या 3 बीएचके चाहिए, लेकिन कम से कम 2000 स्क्वायर फुट वाला 3 बीएचके चाहिए, बड़ा साइज़ घर होना चाहिए। तो हमेशा चौथे घर में ना बड़े चीज़ों पे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस पे ज़्यादा इंसान फ़ोकस करने लग जाता है। सेम चीज़ 10वें घर से भी गोचर करता है, तब भी होता है, और चौथे घर से गोचर करने से 10th हाउस में क्योंकि स्ट्रेट दृष्टि जाती है, तो ये जॉब में भी उन्नति कराता है। एक बड़ा सुंदर सा डिक्टम किसी किताब में मैंने देखा था, लिखा हुआ है गोचर के ऊपर, कि शनि जिस भाव से गोचर करते हैं, उसके ठीक 7वें घर में जो भाव आता है, उसके स्टेटस में बढ़ोतरी होती है। तो कहीं न कहीं शनि जब चौथे घर से गोचर कर रहा है, तो कहाँ देख रहा है? 10वें घर को। यानी जॉब में, बिज़नेस में, जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें एक उन्नति होते हुए दिखेगा। तभी जैसे वो उन्नति होगा तो पैसा आएगा, तो कहेगा कि भैया हमारा तो स्टेटस बढ़ गया, हमारा बिज़नेस का भी स्टेटस बढ़ गया, तो अब हमारा घर का स्टेटस भी बढ़ाना चाहिए। तो ये इसको भी जो है वाइस वर्सा ये इम्प्रूव करता हुआ जाता है। छठे घर में शनि रहे, तो ऐसा व्यक्ति अपने काम से अपने विरोधियों को खत्म कर देता है। मतलब ऐसा व्यक्ति ना सर झुका के काम करता है। आप देखेंगे छठे घर में जब शनि का गोचर होगा, तो आपको ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में मिलेगा, जो शुरू में तो आपको लगेगा यार मैं कैसे करूँगा? लेकिन छोड़ा भी नहीं जाएगा। आपको टफ लगेगा डिसीज़न लेने में, डरेंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी, ठीक है? लेकिन जैसे ही आपने उस काम को पकड़ लिया या स्टार्ट कर दिया, फिर देखना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ एक के बाद एक के बाद अपने आप होता जाएगा।
और अगर आप लगे रहें, मतलब बिना कोई आलस के, बिना किसी गलती के लगातार एकदम कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो 100% सक्सेस देके जाएगा। मतलब 2.5 साल गोचर जब 6 घर में रहेगा, तो 2.5 साल में आप कुछ ऐसे इम्पॉसिबल काम हाथ में लेंगे और उसको कंप्लीट भी करेंगे। 10वें घर में, जैसा कि मैंने कहा, 10वें घर में गोचर हो, तो 4th हाउस में उसकी दृष्टि होती है। ऐसा व्यक्ति गाड़ी खरीदता है या घर खरीदता है, प्लॉट खरीदता है या मकान खरीदता है। प्लस काम की जगह में वर्कलोड भी बढ़ता है। नए क्लाइंट्स, नया जॉब, सारी तरफ चारों तरफ से इसको कहते हैं ना, काम ही काम आता रहता है। थोड़ा-सा वर्कहॉलिक बन जाता है। शनि एक्चुअली 10वें घर में आपको बिना मेहनत किए बैठने नहीं देता। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिना मेहनत के ये किसी भी तरह से बैठने नहीं देता। आपको मेहनत करवा के ही छोड़ेगा। आप चाहे करने का मन हो या ना हो, आपको ऐसा पकड़ेगा, "ब काम है बैठ।" आपको बिठा देगा। ठीक है? 11th में गोचर का शनि जाए, ये कैसे का फ़ायदा करवाएगा? ये स्पेशली अगर आपका कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो अच्छे दाम में निकल जाएगा। एकदम से उस जगह का दाम बढ़ेगा, आपने सेल कर दिया। या किसी बड़े पुराने मतलब एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी में केस वगैरह चल रहा होगा, तो वो उसको निपटा देगा और आपको प्रॉपर्टी का फ़ायदा करवा देगा। या अ, ये भी देखा गया है कि कई बार उसमें जो कहते हैं ना, काफ़ी पुराना वो पड़ा हुआ, उस वाले प्रॉपर्टी में कोई भी भाग बँटवारा नहीं किया गया। तो शनि 11वें में गोचर करते हैं, तो बँटवारा करके सब बच्चों को अपना-अपना हिस्सा मिल जाता है। ऐसा भी होता है। ठीक है? शनि एकादश में आपके काम का उचित वैल्यू देता है। जैसे अगर आपने ₹100 का काम किया है, तो आपको ₹100 ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेगा। अगर और अच्छा काम किया है, मतलब कस्टमर आपके काम से बहुत प्लीज़्ड है, तो 120 भी मिल सकते हैं, ये देता है। शनि आपके कर्म का उचित एकदम सटीक फल देता है 11वें घर में, ठीक है? तो ये इस प्रकार से हम गोचर को प्रेडिक्ट करते हैं। इस तरीके के साथ चीज़ें जो हैं, आप समझ सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हम लोग गोचर में जाएँगे। इसी तरह से और भी तालिका मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। इसको हम लोग बाद में दूसरे क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो शीट है वो है, 1 मिनट, चंद्र गोचर। ये देखो, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको रख लो। चंद्र गोचर में सर सूर्य इसमें कहाँ से राहु राहु चंद्र केतु लग का रहे हैं। गोचर नहीं होना चाहिए सर। राहु केतु का गोचर जो है ना, वो हमेशा जहाँ से राहु केतु गोचर करता है, वो सीधा-सीधा उस भाव के एनर्जी को उठाता है, उसका अपना कोई ब भाव नहीं। राहु का काम है उस जिस भाव में है उसको एक्सपेंशन देना, बढ़ा देना, और केतु का काम है जिस भाव में बैठा है उस भाव को श्रिंक कर देना, अंदर की ओर सिकुड़ देना। इसलिए उसको गोचर में वैसे नहीं लेते। गोचर उसमें कैसे करे प्रेडिक्ट करेंगे कि जिस भाव में राहु बैठा है या केतु बैठा है, उस भाव का स्वामी यानी कि उस भाव का जो अधिपति है, उस वो क्या स्थिति में है, प्लस वो भाव किस तरह के तत्वों से बना है, उसको मिला के हम बोलेंगे। सर इसलिए जैसे उसका अभी कोई कुंभ में राहु का गोचर कर रहा है, कुंभ उसकी भी राशि है, शनि की राशि तो है, हाँ। किस तरह से देखेंगे? मतलब राहु को भी कहा गया है कुंभ का एक तरह से, हाँ, अभी तो आने उसको वाला किस है। तरह से देखेंगे? कुंभ में हाँ। आने वाला है, जैसे ही गोचर में कुंभ में आएगा, बहुत सारे बदलाव होंगे, ठीक है? ये कई बिज़नेसों को एक्सपेंशन देगा, बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा। शनि से तो संबंधित जिस भाव जितने में भी हो काम उतना हैं, एंट्री नहीं करेगी। हाँ, शनि से संबंधित जितने भी काम हैं, उसमें बढ़ोतरी कराएगा। जैसे ऑयल ज़्यादा निकलेगा, मतलब जो खुदाई से ऑयल ज़्यादा निकलेगा, या ज़मीन के अंदर से जितने, जैसे हो गया यूरेनियम हो गया, जितने भी मिनरल्स हैं, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है? मकान जो काफ़ी दिनों से पड़े हुए हैं, या बहुत-बहुत बड़े-बड़े जो प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स हैं, जिनका बहुत करोड़ों-करोड़ों रुपए जो फँसा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी मकान बिकेंगे और सबका पैसा इम्प्रूव, मतलब रिकवरी हो जाएगा। बहुत कुछ होगा, शनि बहुत कुछ अच्छा भी देगा, ये सारी चीज़ सर इन हाँ। कनेक्शन शनि के दिस, घर। जैसे वो राहु मान लीजिए मारक हाउस से कर रहा है ट्रांजिट, तो मारक वाले तत्व भी बढ़ाएगा नेचुरली यस, उसमें, यस। या है ना। और उसमें सर दृष्टियां लेंगे आप, राहु की अगर दृष्टि आप मानते ही हैं होंगे,
हाँ, राहु की 5-7 दृष्टि लेंगे, बिल्कुल लेंगे राहु की दृष्टि। मतलब इवन ट्रांजिट में भी लेंगे ना? ट्रांज़िट में भी ठीक। लेंगे। सभी ग्रहों की दृष्टि लेंगे हम लोग, लेते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि आपने स्पेसिफिकली बोला राहु के लिए कि हम ज़्यादा उसको उसी भाव में लेते हैं, तो उनकी दृष्टियों का कितना इम्पैक्ट होता है? मतलब राहु, केतु स्पेसिफिकली, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ दीज़ 2। हाँ, राहु केतु का दृष्टि में के जैसा क्या होता है ना कि किसी एक अकेला पड़ा हुआ है, जैसे कोई अकेले ऐसा ग्रह है जहाँ ऐसा राशि है जहाँ पर कोई ग्रह नहीं है और राहु या केतु की दृष्टि पड़ी हुई है। तो ठीक है उस सर। जगह में जैसे राहु की दृष्टि पड़े, तो उस जगह के भाव से रिलेटेड चीज़ों में 20 टू 30% तक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और अगर केतु देख रहा है, तो वो उस भाव में 20 टू 30% श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो तब डिपेंड करेगा कि मेरी कुंडली में राहु है कैसा? उच्च का है तो वो इम्प्रूवमेंट करेगा? नहीं, 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 वो वहाँ पर कनेक्ट नहीं करेगा। अच्छा सर। वो जन्मगत जो है उसको भूल जाइए आप। गोचर जब कर रहे हैं तो नेचर जन्मगत को साइड कर मेरा दीजिए। कैसा उससे नहीं मतलब है। उससे नहीं ओवरऑल वो मतलब है। इंडिपेंडेंट परस्यूट से है। हाँ, ठीक है सर, हाँ। ठीक है। ये तो गोचर सर आप हमेशा करिएगा। इमीडिएट इमीडिएट पास्ट और इमीडिएट फ्यूचर को लेकर हम लोग उसमें खेलते हैं ज़्यादा, कि अगले 1 अच्छा साल सर। में क्या होगा, अगले 5 साल में क्या होगा, ऐसे खेलते हैं। तो सर जैसे कोई प्लैनेट नेटल का नेटल पे, मतलब जैसे मेरा मान लो ट्रांजिट हुँ। का सैटर्न नेटल के सैटर्न पे है तो बहुत प्रोनाउंस्ड हो जाता है इफेक्ट, इज़न्ट इट? हाँ, वो हो जाता है, लेकिन कई बार देखना पड़ता है फिर अगर नेटल में जैसे ट्रांज़िट में सैटर्न के ऊपर से सैटर्न जा रहा है, उसके अलावा कोई और देख तो नहीं रहा, क्योंकि अच्छा ठीक जन्मगत है। कोई और देख रहा होगा और गोचरगत कोई और देख रहा होगा। सर ये तो आप डिस्कस करेंगे ही ऑफ कोर्स, हैव यू फिनिश हाँ, विद इट, बट ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, वो वो आप सब आगे तो करेंगे, आई एम सर ऑलरेडी एनरोल्ड तो मुझे थैंक यू सर। हाँ। थैंक यू। सर सर मेरा भी राहु एक क्वेश्चन है सर। मेघ राशि में अभी जा रहा है शनि, तो वो कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है सर? मतलब अगले 2.5 साल जो भी गोचर है शनि का, मार्च के बाद जो मीन में ट्रांजिट हो रहा है। मार्च के बाद मीन में जो ट्रांज़िट हो रहा है आप देखेंगे विदेशी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़ेगा, बट कहीं न कहीं इंडिया उसमें बहुत अच्छे से मर्ज करेगा। नहीं नहीं, कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा मैं पूछ रही थी। कुंभ राशि के लिए सेकंड हाउस में शनि जा रहा है, तो इंसान थोड़ा-सा अपने आप को पैसों के मामले में पकड़ के रखेगा, मतलब कंजूस बनेगा, पैसा रोक के रखना, ज़्यादा ओके खर्च ना करना, कंट्रोल रखना। ओके। ये सर शनि का 12th हाउस में गोचर कैसा हो रहता है, मतलब जब 12th हाउस में गोचर करता है तो? शनि 12th हाउस में गोचर अच्छा रिज़ल्ट देता है, जैसे दान पुण्य करना, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो इंसान को कभी विदेश जाना पड़ता है, ठीक है? या फिर समझ लो कि स्पेशली जो लोग मेडिकल फ़ील्ड से हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम्म। शनि का गोचर 12वें घर में एक तरह से समझ लो कि आप जितना ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, वो बूमरैंग हो के आपके फ़ायदे में आएगा, घूम कर वापस। ओके सर। और सर जो राहु और केतु का आप बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल उस जिस घर को वो देख रहे हैं उसमें कोई प्लैनेट नहीं है तो वो 20-30% बढ़ाएगा और कम करेगा। अगर कोई जी, प्लैनेट है तो उसका उसका मतलब उस प्लैनेट की उस प्लैनेट को उसमें ऐड करेंगे, मतलब उसकी एनर्जी को इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो फिर वो और बढ़ाएगा उसको मिला के, यस, हाँ? यस, यस। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नीलम जी क्या पूछ रही थी पूछिए? सर जैसे कई बार क्वेश्चन होते हैं ना कि कोई बंदा हॉस्पिटल में है, क्या वो हुँ, बचेगा या नहीं बचेगा, तो 12th हाउस देखेंगे सर हम, 12th पे कौन सा है या बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। 12th के ऊपर किस ग्रह का गोचर है और किसकी दृष्टि है, वो देखेंगे। जो मंगल है सर वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, अगर 12th में मंगल हो सूर्य हो, कैसे नहीं, नहीं, सर देखते हैं? वो डिपेंड करता है मार्केश, द्वितीयेश और सप्तमेश भी अगर 12th में जाकर बैठ जाए तो भी प्रॉब्लम करता है। वो डिपेंड करता है, वो उस तरह से नहीं लेंगे कि मंगल ही बैठे, मंगल तो उल्टा बचा के ले आता है घर वापस। एक्सीडेंट से बचा देगा, सर्जरी होगा तो जल्दी रिकवरी करवा देगा, 12वें का मंगल। सर यशस्वी। ओके सर ठीक है। हाँ जी। सर एक ना आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ, सर एक भृगु बिंदु क्या होता है और कैसे देखते हैं ये, मतलब कोई सॉफ्टवेयर में निकलता है क्या? हर सॉफ्टवेयर में निकलता है। आपके लिए तो अ, सबसे ज़्यादा फ्री वाला जो हमारा इस पे विंडोज़ पे चलता है जगन्नाथ होरा, उसमें हाँ भृगु जी। बिंदु है। राहु और चंद्रमा, हम्म। राहु जहाँ बैठा है, चंद्रमा जहाँ बैठा है, उसके मध्य भाग में एक बिंदु आता है, वो कैलकुलेट होता है। उसका एक तो सर स्ट्रिक्ट ये मतलब कौन से उसमें, मतलब सॉफ्टवेयर में कहाँ पे मतलब कौन से जगन्नाथ होरा, हाँ वो जी। विंडोज़ में ही चलता है, उस फ्री है, आप डाउनलोड कर लो, जगन्नाथहोरा.com करो, आ जाएगा, हम्म। वहीं से डाउनलोड हो जाएगा।
तो उसमें भृगुबंदी बिंदु लिखेंगे कि क्या होता है ऐसे आप मतलब अपना किस डेटा डालो, उसी के साइड में भृगु बिंदु वाला दिखा देगा कहाँ पे भृगु बिंदु। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया कि हम राहु केतु की दृष्टि देखेंगे ट्रांजिट में, पर जहाँ पे भी राहु बैठा होगा उसकी ऑपोजिट दृष्टि तो केतु पे ही जाएगी और केतु की राहु पे जाएगी, तो फिर हम मतलब कैसे देखेंगे नहीं इसको? देखो, राहु केतु एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, बट हाँ। एक्चुअली क्या रिजल्ट है ना, ये दोनों तो 2 बॉडी पार्ट है ना, हाँ जी। ये तो अलग-अलग एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही है। तो इन दोनों को आपस में दृष्टिपात में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। भले एक जगह पे फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर राहु के साथ मंगल बैठा हुआ है, तो केतु की दृष्टि राहु के ऊपर है। सॉरी, केतु की दृष्टि मंगल के ऊपर है, हुँ। ठीक है? तो हम राहु-मंगल दोनों का ही इफ़ेक्ट राहु और केतु दोनों का इफ़ेक्ट मंगल के साथ जोड़ेंगे, जैसे-जैसे उनकी दशाएँ चलेंगी। जैसे मैं बताऊँ, मेरी कुंडली में मंगल राहु एक साथ है और केतु तीसरे घर में है और केतु नवम में है। तो जब भी केतु की दृष्टि होती है ना, तो मुझे बहुत सारी अलौकिक चीज़ें दिखती हैं। मतलब जो सबको नहीं दिखती, मुझे दिखती हैं। फ़ीलिंग होता है, एहसास होता है कि आस-पास कुछ है। क्योंकि मंगल के साथ केतु का कनेक्शन बने तो बनता है पिशाच योग। एल एल इस टाइम पे पर्टिकुलर ऐसे सिचुएशन या ऐसी दशाओं में, ऐसे गोचर में ब्रेन या हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं, समझते हैं कुछ है आस-पास। ठीक है सर। और सर अगर जैसे कि शुक्र और सैटर्न अगर दोनों ही थर्ड हाउस में बैठे बैठे हैं ट्रांजिट में, तो इसका क्या मतलब हुआ? शुक्र और शनि दोनों ही बैठे हैं। हाँ जी। तो कहीं न कहीं व्यक्ति पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब लगा हुआ है कि मुझे और पैसा बनाना है। उसके ऊपर इमरजेंसी लगी हुई है कि पैसे मतलब कोई टारगेट चेज़ करना है, कि सपोज़ मुझे 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए चाहिए, तो वो मतलब गोचर के टाइम पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काम करता है। नेटवर्क अपना एक्सपैंड करेगा इस मामले में, पैसे कैसे बढ़ाना है। ठीक है काम भी सर। करेगा, मतलब शुक्र हो गया पैसा और शनि हो गया कर्म। तो ऐसा व्यक्ति ना जान-पहचान बढ़ाएगा, मतलब बढ़ाएगा क्या, उसके पास ऐसे जान-पहचान बनने लग जाएँगे अपने आप। पैसा कैसे बनाया जाए, ऐसे लोगों से उठना-बैठना हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, उन लोगों के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है सर। और सर जैसे बीएनएन में हम बस ये देखते हैं कि आगे और पीछे वाले ग्रह को भी लेके चलते हैं, तो ट्रांजिट में भी कुछ ऐसा होता है या नहीं होता? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं होता। ठीक पीनन है। में आगे-पीछे लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें क्रॉस होता है, मतलब कौन किसको क्रॉस करके जा रहा है, उसकी एनर्जीज़ को लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लेते हैं। इसमें कई बार हम लोग अप्लाई भी कर देते हैं। देखो क्या होता है ना, समझना बात को। एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्रोसेस हैं, चाहो तो सब सीख लो। कई बार होता है कि वैदिक अप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट नहीं दिखता, लेकिन बीएनएन अप्लाई करते हैं तो तुरंत दिख जाता है। कई बार ऐसा होता है, बीएनएन अप्लाई किया, लेकिन अगला जब पूछा कस्टमर से, अच्छा आपको ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। फिर केपी लगाना पड़ता है, कैस्पल देख कर, कैस्पल लगा यहाँ पे ये है। तो ऐसा हुआ है? तो बोलेगा हाँ, ऐसा हुआ। तो आप छोड़ो मत किसी को, मैं यहाँ पे सबको बोलता हूँ सब सीखो, लेकिन सीक्वेंस में सीखते जाओ, एक-एक करके सीखो और अप्लाई सबको करना, किसी को नहीं छोड़ना। तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। और किसी का कोई सवाल? अभी वही चल रहा है, क्या क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। सर आप मून का बता रहे थे तो बहुत अच्छा रहेगा अगर मून बताएं तो। मून मून लग्न से थोड़ा सा आइडिया दे दें, अगर टाइम परमिट कर रहा है, नहीं तो मून लगन से मतलब? आप नेक्स्ट चार्ट जो आपने दिखाया था ना, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो चंद्र लग्न से। चंद्र लग्न से देखो, आपने चंद्र बताया लग्न का तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अभी तो बस और मेरे पास 5 मिनट ही हैं। तो उसका यस कॉन्सेप्ट बता देता कंसेप्ट। हूँ। हाँ, उसका संक्षेप में कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चंद्रमा जो है ना, वो आपका मन है और मन के ऊपर से या मन के कुंडली से, यानी कि चंद्र कुंडली जब हम बनाते हैं, चंद्रमा को लगन बनाते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो प्लानिंग की है, मतलब मेरे मन ने जो सोच रखा है आने वाले टाइम पे मैं ये काम करूँगा, क्या वो आपके फ़ेवर में होगा? आपके मन मुताबिक आने वाला 1 महीना आपके मन मुताबिक कितना है, वो दिखा देगा। अगर अच्छे भाव से गोचर अच्छे ग्रहों का है, जैसे बृहस्पति से गोचर, बृहस्पति का गोचर, क्योंकि मेनली जो है इफ़ेक्ट जो है लार्ज समय के लंबे टाइम के लिए काम करता है, वो है बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर, राहु का गोचर और केतु का गोचर, ठीक है?
इसके अलावा सूर्य का गोचर क्योंकि फ्रीक्वेंट होता है हर महीने में। दिया जी म्यूट, ठीक है। शुक्र 28 दिन का, बुध जो है 27 दिन का, मंगल जो है 45 डेज़ का। तो ये जो गोचर है, मेनली अगर हमें रैपिडली 1-2 महीने का देखना है कि वो मेरे मन मुताबिक कैसा जाएगा, तो सूर्य से सॉरी चंद्रमा का चंद्र कुंडली से सूर्य का गोचर देखेंगे, शुक्र का गोचर देखेंगे, बुध का गोचर देखेंगे और मंगल का गोचर। मेनली ये 4 प्लैनेट्स को चंद्र कुंडली में रख के गोचर चेक करेंगे। जो मैंने अभी भी लिस्ट दिया, उस लिस्ट का हिसाब से आप अप्लाई कर लेना। उस हिसाब से वो बैठेगा, तो आपको नेक्स्ट 1 महीना कैसा जाएगा, किस तरह के रिज़ल्ट्स आएँगे, वो क्लियर हो जाएगा। एंड सर फॉर साढ़े द सत्ती का लॉन्ग इतना इतना इफेक्ट क्यों होता है सर? साढ़े सत्ती का जैसे हमने चंद्रमा को लगन मान लिया, उस हिसाब से वही होगा ना? तो हाँ, 12th हाउस में शनि गया, तो हुँ। 12th हाउस तो चलो ठीक है कि उसने दिक्कत देनी है, लॉसेस देगा, या खुद हम डोनेट कर दे तो उसका रेमेडी हो जाएगा। लगन से शनि आ गया, तो लगन मतलब चंद्रमा के ऊपर से शनि आ गया, फिर तो उसका इफेक्ट ठीक आना चाहिए अदरवाइज, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस शनि तो आपने कहा है कि अच्छा होता है एक तरह से। देखो शनि का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेस, अच्छा है ना? ठीक है। शनि का दूसरा नाम ही है स्ट्रेस। ओके। स्ट्रेस मतलब दबाव। ओके सर। और सिर्फ़ ये उसमें लिखा हुआ है ऐसा नहीं। शनि हम्म। का पूरे सातों के सातों ग्रहों में इंक्लूडिंग प्लूटो एंड नेपच्यून शनि का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। शनि के ओके अंदर सर। जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम्म। आपका वज़न पृथ्वी में 50 किलो है, तो आप शनि में एंटर करेंगे तो आपका वज़न होगा 150 किलो। ओह अच्छा। ठीक है? इसलिए शनि मतलब प्रेशर। तो जब शनि चंद्रमा के करीब आ रहा है, तो मन के ऊपर प्रेशर आ रहा है ना भाई, एकदम दुखी हो रहे हैं। यार ये हो हम्म। जाएगा, यार वो हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर आपका मन चंद्र बल बहुत स्ट्रॉन्ग है धोनी जैसा, हम्म। कैसा कि 50 बॉल में 100 रन मारने और धोनी फिर भी हाथ में हाथ रख के सोच रहा है। इतना कूल अगर हो सकते हैं, तो शनि को आप यूँ घुमाएँगे ऐसे, आजा बेटा कितना प्रेशर आना है, देख लेंगे। मतलब चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लें बेसिकली। बहुत, हम्म। बहुत स्ट्रॉन्ग करो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है? सर हाँ जी। इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे सैटर्न जो होता है उसके आसपास रिंग्स होता है। तो रिंग का मतलब होता है लिमिटेशन। तो जहां पर भी शनि बैठा हुआ है या गोचर कर वहां थोड़ा लिमिटेशन रहेगा, मतलब आप एकदम पराठे से आपका काम नहीं होगा। शनि का गोचर हो, शनि की दशा आने पे भी आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड जगह पे हो जाते हैं। लेकिन शनि एक और चीज़ बताता है। ये पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? थोड़ा-सा शनि के ऊपर वैसे ग्रह के ऊपर रिसर्च करना। उसके जो रिंग्स है ना, कैसे ना बीच में वो थोड़े से बढ़ते हैं, आगे-पीछे होते हैं, शिफ्ट होते हैं। तो शनि एक और ये देता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो अपने अपने रिंग का दायरा को बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है? तो बहुत शनि का बढ़िया। दूसरा नाम कंसिस्टेंसी भी है। ये आपको लगे रहना है, अपने लगे काम के पीछे लगे हैं। रहना। हाँ, ठीक है? और कोई सवाल? नहीं तो क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्लास थी सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सैटरडे संडे रियली होगी क्लास। लुक्स लाइक अ प्रॉपर क्लास, बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। हम लोगों ने अपनी अपनी उत्सुकता से आपका वो चार्ट नहीं था वो भी पढ़ा देते, बट देन वो भी हाँ, जरूरी है। बहुत वेरी वेल कवर्ड सर। सर थैंक यू, एक थैंक चीज छोटा सा पूछना चाहूंगा, कोर्स हाँ। कंटेंट थोड़ा सा बता देते सर ब्रीफ में, मतलब छोटे में ही बता दीजिए क्या क्या आप कवर करेंगे। देखो कोर्स कंटेंट में जो बेसिक वाला है वो तो हम करेंगे। ग्रह भाव राशि तो सबको पढ़ना है, ठीक है? इसको अगर आपको आता भी है तो फिर से समझ लो रिवीजन करना ही है। 2 क्लास तो कम से कम 2 या 3 क्लास उसी में जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आपको सिर्फ़ ग्रह-ग्रह पढ़ा के बोर कर देना या भाव-भाव पढ़ा के एक ही चीज़ क्या कर रहे हो सर, बोरिंग हो रहा है। उसको अप्लाई भी करूँगा। अब एप्लीकेशन भी करूँगा कि कोई भी एक गोचर साथ में लेकर उसको तुरंत आपको मैं समझाऊँगा। इससे क्या होगा कि गोचर का गोचर भी रह गया, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, उनको बेसिक भी बता सकते हैं। ठीक है? यशस्वी हैंड्स अप है, बताइए कुछ पूछना है? हाँ जी सर, बस एक ये लास्ट क्वेश्चन पूछना था कि अगर हमारे किसी भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो उसका जो गोचर हमारे लगन से हो रहा होगा वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, हम ये कह सकते हैं? यस, वो हमारे फिज़िकल अपीयरेंस में जो मतलब आप जैसे हैं तो आपके भौतिक जीवन का बदलाव दिखाएगा, अगर आप लगन से देख रही हैं तो।
और अगर चंद्रमा से देख रही हैं तो आपके मतलब मन की स्थिति के अनुसार का बदलाव दिखाएगा, कि आपके मन मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं। सर ऐसे ही अगर जिन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा चल रही है वो छठे भाव में है, तो हम क्या हाँ। कह सकते हैं? सपोज़ अगर शुक्र या सैटर्न को ले लें तो? शुक्र या शनि जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। हाँ, और आपकी उनकी दशा या अंतर्दशा भी चल रही है। दशा अंतर्दशा भी चल रही है, तो छठे भाव का स्वामी कहाँ प क्या उस वो कहाँ पे है? वो भी छठे देख भाव लेना। का छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है, शनि है। शनि ही है, ठीक है, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो ये जो है ना धन के रास्ते खोलेगा बहुत सारे न्यू ऑप्शंस खुलेंगे। न्यू कस्टमर, न्यू वे ऑफ टॉकिंग, न्यू वे ऑफ अर्निंग ये बहुत सारे खुलेंगे। क्योंकि शुक्र जो है वो धन है। शुक्र शनि की युति सीधा-सीधा इंसान ना और छठे घर में इंसान के पास प्रॉब्लम्स ही ऐसे आएँगे जो बाद में वो अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएँगे। शुरुआत तो प्रॉब्लम से ही होगी। जैसे आपके पास कोई ऐसा बड़ा विचित्र सा कॉम्प्लिकेटेड कुंडली आ गया, ठीक है? आपका पूरा दिमाग खराब हो गया, अब रात-दिन मतलब होश उड़ गया मतलब नींद नहीं आ रही। यार ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो आप क्या करोगे उसको सॉल्व करने के लिए इधर-उधर बहुत कुछ ढूँढना चालू करोगे। क्या होगा वो एक प्रॉब्लम की वजह से और भी 5 प्रॉब्लम का आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या हुआ कि आपके पास और भी 3 ऑप्शंस मिल गए कि उस प्रॉब्लम को और 3 ऑप्शन तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? मतलब ये मैं आपको एज़ एन एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि आप हैं तो उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? तो क्या होता है ये मल्टीपल ऑप्शंस ढूँढ के निकालता है लेकिन पहले कोई एक बड़ा प्रॉब्लम देता है। उस प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो और भी डिफरेंट ऑप्शंस खुलने लग जाते हैं। या एक कस्टमर आपको 3 और कस्टमर लाके देंगे। ये भी ऑप्शन बनाता ठीक है, ओके सर, थैंक यू। है। हुँ, वेलकम। अगर आप बताना चाहें तो बताया, नहीं तो क्लास में बताइएगा कि जैसे सैटर्न ही है, मेरा सैटर्न रेट्रो है, तो जब हुँ। आप जो है बेसिकली या जैसे सब कहा जाता है कि ट्रांजिट में तो वो पीछे के हाउस का भी देगा रिजल्ट, अगर जो है ना यस, वो आप यस, यस। कर रेट्रो में तो सकते पीछे का उसको देगा 100% देगा ही। देगा। हाँ, वो और हम रेट्रो को देखेंगे। कभी वीक माना जाता है तो उसके मतलब नेगेटिव परस्यूट्स ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाते हैं क्या? जैसे मेरे लग्न पे ही कर रहा है अभी नहीं, देखो रेट्रो का कल आ मतलब रहा है। नेगेटिव नहीं होता है। रेट्रो का मतलब होता है जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका काम पेंडिंग रह गया पीछे, या उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? हम्म। तो सूर्य जो है ना उसको ऑर्डर देता है रेट्रो होने के लिए। सूर्य ऑर्डर देने का अर्थ ही होता है कि वो जो हमारे जो ब्रह्मांड में जो आकाश में जो होता है वो सूर्य क्या करता है अपने मैग्नेटिक फील्ड से उसकी स्पीड को घटाता है। ये जो है प्रैक्टिकल फिनोमेना है। कि मैग्नेटिक फ़ील्ड की वजह से ही प्लैनेट्स का जो नॉर्मल रेडियस है, जो इसमें वो लोग घूमते रहते हैं, ऑर्बिटल एरिया, उसमें थोड़ा आगे-पीछे होते हैं, ठीक है? और सूर्य का भी मैग्नेटिक फ़ील्ड बदलता है, जब सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में जल्दी पहुँचता है, तो हमारे पृथ्वी के अंदर सतयुग आता है और दूर जाए तो फिर कलयुग आता है। ये है प्रोसेस। बहुत सर थैंक यू बढ़िया। सो आपने मच सर। शनि की आप आगे पोजीशंस गुड। बताई हैं। अतिचारी अतिचारी जुपिटर और इस सब के भी ट्रांजिट इफेक्ट आप पढ़ाएंगे ही, आई थिंक, हाँ, जैसे हाँ, आपने हाँ। अब तो है ना सर? थैंक यू सर, थैंक सर जी। शनि का जैसे आपने 1, 3, 4, 6, 10, 11 बताया, तो सर 7th में तो शनि उच्च का होता है, तो 7th में उसका गोचर अच्छा नहीं माना जाता अदरवाइज़? नहीं, 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 गोचर में शनि सप्तम में रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पार्टनर तो के जैसे हेल्थ में इश्यू आता है, ये आता है, बहुत कुछ है। चंद्रमा से भी सप्तम आ गया तो फिर वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो पढ़ेंगे, एक-एक करके पढ़ेंगे आगे। ओके, हुँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत अच्छा लगा आपने थैंक यू क्वेश्चन सर। बढ़िया थैंक यू सर। सो आगे वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू बहुत अच्छा सर। थैंक लगा। यू सर। मोस्ट सर वेलकम, इसकी मोस्ट रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? मिल मैंने जाएगी। क्लास लेट ज्वाइन किया सर, मिस हो गया मेरे से। कोई बात नहीं है, वो ग्रुप में अपडेट कर देंगे वो। जी सर, बल्कि ओके, सर थैंक जब नेक्स्ट क्लास क्लास शुरू सैटरडे होगी होगी। आप क्या बोलिए फिर से बोलिए। बोलिए अंजलि? अंजलि तो सुनाई नहीं नेक्स्ट दी। सर अब नेक्स्ट क्लास सैटरडे होगी। नेक्स्ट क्लास जो है सैटरडे संडे, शनिवार, रविवार, दोपहर 2 बजे से 4 साढ़े 3 के बीच। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।